तो अब हम किसकी बात करेंगे? स्पेस और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, देखो ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, इसमें ये दीवार किससे मिलके बनी है? या तो ईंट से या पत्थर वगैरह से आपकी मिलके बनी होगी। तो इसमें देखो ये ईंट लगाई गई है, ये वाली ये ईंट है, ठीक है, ये आपकी ऐसे ऐसे ये ईंट लगाई गई है, ये ईंट है आपकी। तो इसमें देखो स्पेस लैटिस क्या है? ये एक दीवार है, एक 3D अरेंजमेंट है। पहली बात तो दीवार ऐसी तो है नहीं कि आप कागज पे बना देंगे, वैसे ही दीवार है। ये दीवार है, जैसे कि ये आपकी कैसी है? ये दीवार है आपकी 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें आपकी जो ईंट है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये ईंट है आपकी बार बार रिपीट होके एक 3D अरेंजमेंट बना रही है। तो ये 3D अरेंजमेंट ये आपकी क्या होती है? ये ही आपकी क्रिस्टल लैटिस होती है, या इसी को ही क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। तो इसको ही क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। और इसमें जो ईंट है, ईंट बार बार रिपीट हो रही है ना, तो ये जो ईंट है आपकी, इसको क्या बोल सकते हैं आप? यूनिट सेल, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, ये है जैसे आपका, ठीक है। इसमें देखो आपकी ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये वाली इस टाइप की, ये वाली जो आपकी अरेंजमेंट है, ये बार बार रिपीट होके आपकी एक 3D अरेंजमेंट बना रही है। ये आपकी 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी 3D अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और जो आपकी ये यूनिट आपकी रिपीट हो रही है, ये आपकी यूनिट सेल है, ठीक है। तो आप क्रिस्टल लैटिस को कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिस्टल लैटिस, या इसी को क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? द 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द 3D अरेंजमेंट of constituent particles in a crystal
ठीक है। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ओके, ये आपकी क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है कि वो 3D अरेंजमेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की, ठीक है, जिसमें कि यूनिट सेल बार बार रिपीट होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इसके बाद अगर आपको यूनिट सेल डिफाइन करनी है अब, तो यूनिट सेल आप कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट सेल आपका छोटे से छोटा पोर्शन है। अगर ये देखो ईंट है, अब दीवार है, दीवार में ईंट से छोटी चीज़ तो वैसे कोई होगी नहीं, ठीक है। तो ये ईंट है आपका, ये छोटे से छोटा पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन। तो ये आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को आपको डिफाइन करना है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट सेल। और यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट होता है इन 3D, रिपीट इन 3D स्पेस एंड गिव क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो छोटे से छोटा पोर्शन होता है वो आपका यूनिट सेल होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं हम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ में, यहाँ मेरे साथ मान लो एक बंदा ये खड़ा है, एक बंदा ये खड़ा है, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ये वाला बंदा, एक ये वाला बंदा, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब मेरे पास देखो, एक मेरे आगे खड़ा हो गया बिल्कुल साथ में, एक मेरे पीछे, एक 2 साइड में, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो स्मॉल नंबर ऑफ, इसमें आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए कांस्टेंट पार्टिकल्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं अगर हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये वाला पार्टिकल है, इसके बाजू में ये है, ये पार्टिकल है जो इसके बिल्कुल चिपक के हैं, तो ये वाला, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 9। अब ये है, इसके साथ 1 2 3, ये 4, ये 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 2 3। ये वाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास नहीं है, इसके बिल्कुल पास ये 3 एटम्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस की। इसके बाद देखो आपका क्या है, क्रिस्टल सिस्टम और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसको मैं अब इरेज कर देता हूं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मेरे साथ आप परफेक्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से लिखिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी क्या आती है, क्रिस्टल सिस्टम और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्रिस्टल
क्रिस्टल लैटिस, इसमें क्या है, क्रिस्टल सिस्टम, ओके, लैटिस नहीं सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो इससे पहले आपको बॉन्ड पैरामीटर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड आपको जो भी मान लो वो एक्स वाई जेड मान लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया है। इसमें देखो ये वाला ए, ये बी साइड है, ये सी साइड है। ठीक है, ए बी और सी, या आप कोई सा भी ए बी सी मान लो, ए बी सी, ये वाला मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ये आप बीटा लिख सकते हैं, ये आप गामा लिख सकते हैं। तो आपके पास कितने बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो देखो बॉन्ड पैरामीटर्स आपके पास हो गए 6 टोटल, जिसमें से 3 तो आपके हो गए ए बी सी, जिनको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और इसके बाद 3 आपके क्या हो गए, अल्फा बीटा और गामा, जिनको बोला जाता है बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, ये आपके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के बेस पे हमारे पास 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, वो ठीक है। तो बॉन्ड जो आपके बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इनको एज लेंथ भी बोल सकते हैं आप, एज लेंथ। तो देखो जो आपके बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे आप 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है जो मैं पढ़ता था तब मैंने एक सर से सीखी थी, ठीक है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो वो ट्रिक क्या है आपकी, जो आपके जैम कैम वाले एक सर हैं, संजय सर, उनसे सीखी थी मैंने ये। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी सी टी, तो हरी ओम बजाता था, ये आपकी ट्रिक है। तो इसमें देखो सी से आपका क्या होगा, क्यूबिक, टी होगा आपका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्या होगा, ट्राइगोनल। ये आपका होगा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ये होगा आपका हेक्सागोनल, ये होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, ये होगा आपका मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और इससे बनेगा आपका ट्राइक्लिनिक। तो इससे आपके एग्जाम में, मतलब कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इससे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। तो इसमें देखो पहले आप लिखिए 11, इसके नीचे 11, इसके नीचे 12, ये आपका 21, ये आपका 22, ठीक है, ये आपका 31, ये 32 और ये आपका 33। तो अब समझो ये आपके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किस बेस पे है, ऑन द बेसिस
ऑफ बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है, तो 11 देखो ये 11 है, 11 में जो पहला अक्षर है वो भी एक है और दूसरा भी एक है। तो पहली वाली जो चीज़ है, जो पहला अक्षर है, ये आपका किसके लिए है? बॉन्ड या फिर एज लेंथ के लिए लिख सकते हैं आप, एज लेंथ। और जो सेकंड वाला है ये आपका किसके लिए है? बॉन्ड एंगल के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो जो एक है उसका मतलब क्या है? एक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके ए बी सी तीनों जो हैं वो बराबर हैं। दो का मतलब क्या है? कोई भी दो इक्वल हैं, कोई भी आपके, चाहे आप ये दिखा दो चाहे आप ये दिखा दो, ठीक है, चाहे आप ये दिखा दो, ए इज इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपके सारे ठीक है। मतलब क्या है कि दो आपके बराबर होने चाहिए, कोई भी दो। इसके बाद देखो तीन का मतलब क्या है कि तीनों में से कोई भी आपका इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई भी आपका इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका मैंने मान किसके लिए लिख दिया? बॉन्ड लेंथ के लिए। सेम आप प्रोसीजर किसके लिए यूज करेंगे? बॉन्ड एंगल्स के लिए। वन का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। दो का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी दो इक्वल। तीन का मतलब क्या हो जाएगा? तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, इनको याद रख सकते हैं। तो इनको एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो हमारे पास क्या है? 6 बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, जिनमें से 3 आपके क्या हैं? एज लेंथ या बॉन्ड लेंथ, जिनमें ए बी और सी है। 3 बॉन्ड एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो आपके जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनके बेस पे आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप के हैं मेनली। 7 टाइप कौन से? क्यूबिक, ट्रोइगनल, टेट्रागनल, हेक्सागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इसको याद करने की ट्रिक है ये 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33। ठीक है, पहला जो ये डिजिट है ये किसके लिए? बॉन्ड लेंथ के लिए, और दूसरा है बॉन्ड एंगल के लिए। 1 का मतलब ये है कि तीनों इक्वल, 2 का मतलब ये है कि कोई भी दो इक्वल, ठीक है, और 3 का मतलब क्या है? तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं। दोनों में आप ये यूज़ करेंगे। तो इससे आपका कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का इससे कैसे ऑप्शन टाइप के या शॉर्ट आंसर आते ही आते हैं। तो आपको ये बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया है। इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लीजिए। चलो इसके बाद किसकी बात करते हैं? इसके बाद आपकी आती है ब्रेवियस लैटिस और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा और समझ में भी आपको आ गया होगा। देखो डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, वो कितने टाइप की होती है? वो 14 टाइप की डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट हो सकती है। तो वो जो आपकी 14 टाइप की डिफरेंट अरेंजमेंट है उनको ही आप क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस। पूछ लेता है कई बार, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या? ब्रेवियस लैटिसेस, ब्रेवियस लैटिस। देखो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। तो द 14 पॉसिबल, the 14 possible arrangements of constituent particles in 7
क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, वो आप बुक से देख सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मेनली पूछी जाती है, तो वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेवियस लैटिस, वैसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में देखो दो टाइप होती है मेनली। एक होती है आपकी प्रिमिटिव, दूसरी आप नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड बोल सकते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, देखो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर present एट कॉर्नर्स। क्या होंगे इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स ओनली। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, ये देखो, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं, तो इसमें आप कॉर्नर्स ये बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही दूसरा नाम क्या है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर की आपकी आती है सेंटर्ड। सेंटर्ड का मतलब क्या है कि उसमें आपके कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स प्लस एनी पार्ट ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा किसी भी पार्ट में हो सकते हैं कॉर्नर के अलावा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका आता है बॉडी सेंटर्ड। पहला इसमें कौन सा आता है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी। कॉर्नर्स पे तो आपके होंगे ही होंगे, और बॉडी के सेंटर में भी होंगे। सेंटर में, सेंटर ऑफ द बॉडी प्लस कॉर्नर्स। जैसे ये वाली अरेंजमेंट जो मैं अब बनाऊंगा, ये कॉर्नर्स पे भी हैं इसमें, और एक है जो ये ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक किया, ये बॉडी के सेंटर में है। इसके बाद आपका अगला आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड को बोला जाता है एफसीसी, इसको बोलते हैं बीसीसी। इसमें आपका हर फेस है ना, जो जितने भी फेस है उसके सेंटर में होगा। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये आपको समझ आ गया होगा।
एफसीसी फेस सेंटर्ड। इसमें देखो ये है 1 2 3 4 5 8। इसमें देखो कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट मिलेगा। ये है आपका एफसीसी। इसके बाद आप लिखते हैं एज या एंड सेंटर्ड। एज से पहले एंड लिख लीजिए, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर में देखो क्या होगा, दो अपोजिट एंड्स के बीच में मिलेगा, जैसे कि ये वाली वॉल है और इसके सामने है, इन दोनों पे कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड में क्या मिलेगा, कॉर्नर पे मिलेंगे कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ टू अपोजिट साइड्स बोल लीजिए, या ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एंड सेंटर्ड। टू अपोजिट साइड्स या एंड्स लिख लीजिए। इसमें ये होगी अरेंजमेंट इस टाइप से कुछ, ये कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक यहाँ होगा तो एक इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा। ऐसे ही एज सेंटर्ड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एज में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हर एज पे हो जाएगा, ऐसे हर एज के सेंटर में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपके दो टाइप है मेनली। पहला है आपका प्रिमिटिव या सिंपल, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे। दूसरा है आपका सेंटर्ड। सेंटर्ड में क्या होगा, आपके कॉर्नर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है वो, ठीक है। उसमें आपका पहला कौन सा आता है, बॉडी सेंटर्ड, जिसमें आपका कॉर्नर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में बॉडी के सेंटर में मिलेगा। उसके बाद देखो, जैसे ये कमरा है, इसके हर कॉर्नर पे, और इसके जैसे मैं ये खड़ा हूँ, एक पार्टिकल मैं हूँ, तो मैं इसके बिल्कुल मान लो सेंटर में हूँ, तो ठीक है। इसके बाद फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर में क्या होगा, आपका कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर में मिलेगा। इसके बाद है आपका एंड सेंटर और एज सेंटर। एज सेंटर में कॉर्नर प्लस एजेस, और एंड सेंटर में टू अपोजिट एंड्स प्लस कॉर्नर्स। इसके बाद एक छोटा सा है जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको और देख लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म। उसके बाद फिर हम कल पैकिंग पढ़ेंगे क्रिस्टल्स में। contribution of constituent particles, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिंपल देखते हैं, ये है सिंपल में, इसके हर कॉर्नर पे है। हाँ, तो अब देखो किसी भी एक कांस्टेंट पार्टिकल को पकड़ लो, ये मान लियो, ये पकड़ लिया मैंने, तो ऐसे ही मान लो ये वाला है, ये किस किस के साथ में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एक इधर यूनिट सेल होगी मान लो, एक पीछे हो गई,
ठीक है, ये ऐसे एक इधर हो गई, तो ये कितनी होगी गिनो, 1 2 3 और 4। ऐसे ही इसके ऊपर भी 4 बनाई जा सकती है। जैसे कि कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लिया, जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, तो ये वाला कॉर्नर है इस रूम का, वो परले वाले एक रूम इसके परली साइड हो सकता है, एक उधर हो सकता है और एक उससे परली साइड, तो उन चारों में ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, 4 इसके ऊपर होंगे, एक इसके ऊपर, एक उसके ऊपर और 2 एक उसके ऊपर और एक परले वाले के ऊपर। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन देखो कितना है, 1 है, वो कितने में हो रहा है, 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सिंपल में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो कितना होगा, 1/8 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखो बॉडी सेंटर्ड बीसीसी। बीसीसी में आपका क्या होगा कि आपका जो है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में तो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। जैसे ये रूम है, मैं इस रूम के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, तो बीच में खड़े होने का मतलब कि क्या है कि ये ना तो उस साइड के रूम के साथ कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ना उस साइड के, ये बिल्कुल इसी में रहेगा, इस बंद कमरे में ही। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तीसरा इसमें बात करते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड। ठीक है, हाँ फेस सेंटर्ड। बीसीसी को आप बॉडी लिख लीजिए, नहीं तो आप आगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फेस में देखो, जैसे कि ये एक फेस हो गया यूनिट, इसी यूनिट सेल का ये एक फेस मान लिया, तो फेस के सेंटर में होना चाहिए। तो फेस के सेंटर में मान लो ये है, ये एक बॉल है ऐसे, तो ये बॉल अगर मैं बिल्कुल बीच से ऐसे काट दूं, जैसे कि ये सपोज ये एक बॉल है, ये है, ये फेस है। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इसके बिल्कुल बीच में है, ये इस फेस के सेंटर में है। तो देखो आधा ये इधर है, आधा ये उधर है, उधर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इधर नहीं, ऊपर नहीं और नीचे नहीं कोई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये 2 कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1 है जो वो 2 में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन देखो कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका बॉडी, ये फेस का हो गया है। इसके बाद देखो इसमें आप सिंपल ना लिख के कॉर्नर लिख लीजिए। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं एज की। एज, जैसे कि इसका ये एज ले लिया, अब ये एज है, तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एज का कंट्रीब्यूशन एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ऊपर वाला, एक इसके साइड वाला। ठीक है, जैसे ये वाला एज ले लिया, मान लो ये ले लिया, इसमें देखो ये वाला एज है, ये इसके साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस वाले यूनिट सेल के साथ भी। इसी तरह से ठीक इसके ऊपर एक, उसके ऊपर, तो ये 4 कितने में कंट्रीब्यूट, एक कंट्रीब्यूट कितने में कर रहा है, 4 में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एज वाले का, इसका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो कॉर्नर कितने हो गए, 8। एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8। तो 1/1 जो आपका एक एटम हो गया, इसमें एटम आयन या जो भी आप लिखना चाहो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक हो गया। अगर आपको कॉर्नर वाली जैसे बीसी वो आपका प्रिमिटिव है उसमें यूज करना है कि कितने एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो आप कितना है, एक एटम हो गया। बॉडी में देखो एक तो हो गया सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में। दूसरा आपका किस में हो जाएगा, कॉर्नर्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। ठीक है, तो एक ये और एक ये, 2 एटम्स। तीसरा अगर हम बात करें फेस की, तो फेस में एक तो 1/8 × 8, ये तो आपका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ये है आपका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन और ये है आपका सेंटर ऑफ बॉडी का।
इसी तरह ये आपका कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, और ये आपका 1/2 कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपका फेस का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें देखो कितना आ जाएगा, 1 + 3 4 एटम्स। ठीक है। एज देखो, एज कितने होते हैं आपके, एज होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एज में देखो 1/4 × 12, तो इसमें 3 एटम्स हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप एंड की बात करना चाहें तो एंड में आपके कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, एंड में आपके 2 पार्टिकल हो जाएंगे, 1 + 1 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका मेनली आप ये 3 यूज़ करते हैं, ये आपने बिल्कुल याद रखने, फेस, बॉडी और कॉर्नर। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको कर देते हैं इरेज। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं ठीक है ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए अच्छे से।